वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका। चलो ठीक है। नेवरदिलेस, पिछले दो क्लास में जो ब्रह्मास्त्र 1 और 2 था, हम लोगों ने पीवाईक्यू सोल्व किया, लेकिन वो थे सब्जेक्टिव नेचर के, मतलब जिसमें लिखना होता था। जनरली वो 3 नंबर से 7 नंबर और 8 नंबर तक के क्वेश्चंस थे। आज के क्लास में जो हम करने वाले हैं, ऑफकोर्स पीवाईक्यू ही है, बट इट राइट्स मस्ट वीवीआईपी। आप जानते हो वीवीआईपी क्या होता है। ये नेसेसरली स्पीकिंग, दिस इज जो ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस होते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन होता है, अभी तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, पहला क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी है, लिखना ही लिखना है। उसके अलावा बाकी तुम 4 या 5 जो भी है आंसर कर सकते हो। उसमें इस तरीके के नहीं दिख रहा है, तो इसमें जो है बेसिकली इस तरीके का होता है कि पहला क्वेश्चन होगा रोमन में सेकेंड, थर्ड, आई थिंक जे तक जाता है ये। ठीक है, 10 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स का होता है ईच क्वेश्चन। मतलब ये नहीं है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का, नहीं है कि टिक कर देना है सही वालों को, नहीं। 2 नंबर के लिए भी आपको आर्गुमेंट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2 बार आया है। तुमको क्या दिया हुआ है, और देखो ऐसा ही बनेगा। इस तरह के हूबहू बहुत सारे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द ऑर्बिटल हैविंग n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 3। देखो बेटा, l की वैल्यू जो है तुम्हें मालूम है, मैं इधर साइड में लिख रहा हूं। l की वैल्यू जब होती है 0 तो हम उसको कहते हैं s, 1 होता है तो p, 2 होता है तो d, और 3 होता है तो f कहते हैं। तो एक बात तो तय हो गया कि बात हो रही है f ऑर्बिटल की, तो f लिख दो बगल में, और n इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट 4f। ये करेक्ट आंसर होगा। तुमसे पूछ लूं, व्हाट विल बी द डेजिग्नेशन ऑफ, ध्यान से सुनना, व्हाट विल बी द डेजिग्नेशन ऑफ, चलो, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2। फटाफट बताओ क्या होगा। n इज इक्वल टू 3 तो 3 तो लिख ही दोगे यहाँ पे, और l इज इक्वल टू 2 किसके लिए है, 3D की बात हो रही है भाई। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट है, विच क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। कौन सा क्वांटम नंबर जो है शेप स्पेसिफाई करता है। तो मैं बता देता हूं कि जो क्वांटम नंबर शेप बताता है ऑर्बिटल का, उसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको हम दिखाते किससे हैं, एल से। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से दिखाते हैं। जब एल की वैल्यू 0 होती है तो एस, और इसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल। जब एल की वैल्यू 1 तो बोलते हैं पी, इसका शेप क्या होता है बेटा, डम्बेल। जब एल की वैल्यू 2, डी, शेप क्या होता है, डबल डम्बेल। देखो एक चीज और बता देता हूं, लगे हां तो जब बात हो रही है तो बात हो ही जाए, कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से दिखाते हैं, वह बताता है साइज। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो कि डिनोट होता है L से, ये बताता है शेप। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको दिखाते हैं M से, वह बताता है ओरिएंटेशन इन द स्पेस। ओरिएंटेशन। और लास्ट में है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको S से दिखाते हो, वह बताता है कि स्पिन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा। स्पिन का डायरेक्शन बोले तो अप या डाउन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द शेप्स ऑफ NF3 एंड ClF3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को अलग अलग वेरिएशन में पूछा गया हुआ है। एक ट्रिक बताता हूँ, थंब रूल है, 100% काम करेगा, 100% काम करेगा बेटा। और ये चीज सीखने में आपको खुद से करोगे तो इसको सिंथेसाइज करने में टाइम लगेगा, बट मैं जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बिलीव मी इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। किसी भी तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होगा उसको आप बहुत ही प्यार से सोल्व कर सकते हो। तो कमन देखते हैं। पहला है NF3। ट्रिक क्या है कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के वैलेंस को कैलकुलेट कर लो। नाइट्रोजन में कितना होता है, एनी आइडिया? वेल 5 प्लस सराउंडिंग एटम्स कितने हैं, 3, 8। इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या आया, 4 ऑर्बिटल्स होंगे। इसका मतलब है कि दिस इज sp3, 3 p और 1 s। सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या शेप होता है, गुड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, इस तरीके का। और एक लोन पेयर होगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो शेप कैसा होगा, इसको बोलते हैं पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप। लेकिन पिरामिडल शेप हुआ, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता अगर रहता जियोमेट्री। जियोमेट्री क्या है इसकी, जियोमेट्री क्या है इसकी, टेट्राहेड्रल। ध्यान रखना। अगला मॉलिक्यूल कौन सा है, ClF3। चलो ClF3 का करके देखते हैं। क्लोरीन बैलेंस कितना होता है, 7। सराउंडिंग एटम 3, 7 3 10 डिवाइडेड बाई 2, 5। इसका मतलब है कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d। और इसकी ज्योमेट्री होगी, सेंट्रल एटम यहां पे रहेगा और कुछ इस तरीके का होगा और 2 ऊपर होंगे। अब तुम्हारे पास जब क्लोरीन की बात करते हो तो अब तुम्हारे पास फ्लोरीन को लगाने के लिए 5 जगह है, कहाँ लग सकता है, बाकी 2 ऑक्युपाइड होगा लोन पेयर से, तो बात तय है। देखते हैं हम लोग। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ये कहता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है सबसे ज्यादा लोन पेयर के बीच में होता है, फिर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, तो अपने आप को स्पेस में ऐसे ओरिएंट करता है कि मिनिमम रिपल्सन हो। तो जो पॉसिबिलिटी बनती है बेटा वो ये बनती है कि फ्लोरीन यहां हो, फ्लोरीन यहां हो और लोन पेयर मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, लोन पेयर, तो बात बन जाता है। अगर चूंकि लोन पेयर विजिबल नहीं होगा, ठीक है, तो इसकी जो शेप होगी वह होगी
एक तरीके से अगर देखा जाए तो बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन होगा और ये दिखेगा कैसा, यहाँ पे तुम्हारा क्लोरीन होगा और फ्लोरीन, ये दिखेगा। इसकी जो शेप होगी उसको बोलेंगे टी शेप, टी शेप। लेकिन ये शेप हुआ, लेकिन तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जियोमेट्री इसका बताओ, तो जियोमेट्री क्या होगा? एनी गेस? जियोमेट्री इसका हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अरेंज O2, O2 माइनस, O2 माइनस, O2 प्लस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। तो भैया ये सवाल जो बनता है, ये सवाल बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का, MOD हम लोगों ने किया था। सुनने में आया कि केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत है, तो इस दिक्कत को सॉर्ट आउट करने के लिए अभी भी अगर ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो आ जाएगा, क्योंकि सारी चीजें थ्रेड से जुड़ी हुई हैं। पिछले सारे लेक्चर्स में चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख के मैंने बताया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना। आई डोंट नो तुमने कैच किया कि नहीं किया। मैं फिर से यहाँ पे ऑर्डर लिख रहा हूँ दूसरे कलर का यूज करके। कुछ इस तरीके का था, जिस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं sp3, sp3d, sp3d2, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज करके, ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उसका एनर्जी का ऑर्डर ऐसा होता था, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। O2 के लिए, O2 के लिए जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी है वो मैं लिख रहा हूं। उसके बाद चूंकि ये साइज बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे सिग्मा 2pz बर्दाश्त कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, और यहाँ पे आता है पाई 2px, पाई 2py। ठीक है, और उसके ऊपर में तुम्हारा रहता है बेसिकली पाई स्टार पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में होता है सिग्मा स्टार 2pz। वेल, जहां पे स्टार है वो एंटाई बॉन्डिंग है, और जहां स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब चलो O2, O2 की जब बात होती है बेटा, तो O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 और 8 16। अब इलेक्ट्रॉन्स भरने का हम लोग काम शुरू करते हैं। सबसे पहले O2 के लिए, चलो लेट्स सी। O2 के लिए सबसे पहले करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, फिर 2 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, काउंट करते रहना। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 हो गए। अब और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन
माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं देख लो, 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो 10। 10 हो गए बेटा बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, कैलकुलेट करो, 1 2, 2 2 4, 2 6। सो 10 में से 6 गया, 2, मतलब कि 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आया, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इनफैक्ट किनारे लिखता हूं मैं, O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आया है वो आया है 2। अब चलिए नेक्स्ट क्या है, हम लोग से पूछ रहा है O2 माइनस O2 2 प्लस 2 माइनस O2 माइनस O2 2 माइनस और O2 प्लस, सबका देखते हैं और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। चलो अब हम देखते हैं O2 माइनस का। O2 माइनस का मतलब है कि एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। O2 माइनस सिस्टम में कितने हो गए हैं, 9 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसी में मैं चेंज कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा, तो कहां जाएगा भाई, यहां जाएगा, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन होगा कैलकुलेशन का, 10 में से अब कितना जाएगा, गेस करो। हाँ, एक बढ़ गया एंटीबॉडी का, 10 में से 7, 3 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 1.5। तो रिवीजन कर लेना कैलकुलेशन को, ये आ जाएगा 1.5। O2 2 माइनस, 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब है कि एक और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये मैं इसको मिटा रहा हूं यहां पे कैलकुलेशन को फिर से सही से करने के लिए। अब हो जाएगा 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज 2 डिवाइडेड बाई 2, सो 1 लिख लो यहां पे आके 1। अब O2 प्लस, O2 प्लस का मतलब बेटा ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, निकाल दिए हैं, निकाल दिए हैं, इसका मतलब है रिवीजन करना पड़ेगा हमारा। अब यहां पे क्या होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन तुम डाल सकते हो। O2 प्लस के केस में, मैं O2 प्लस का केस बता रहा हूं, कैलकुलेट करो। 2 होना कितना चाहिए टोटल इलेक्ट्रॉन O2 प्लस में, 8 8 16 घटाओ 1 15, 15 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या 15 इलेक्ट्रॉन हम लोग भरा है, देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15, ठीक है, वेरी गुड, 15 है इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग को रिवीजन करना है कैलकुलेशन में, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया 10 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने हैं बेटा, देखो कैलकुलेट करो, 1 2 और 1 3 2 5, तो 10 माइनस 5 बटे में 2, तो ये आएगा 2.5। नोट कर लो यहां पे, ये हो गया 2.5। तो इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, सबसे ज्यादा O2 प्लस का हो गया। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। नेचुरली ना, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। नेचुरली बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है, ज्यादा दूर पे है लेंथ, तो इसका मतलब कि स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सजाएंगे, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका हो जाएगा, जिसका सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो
O2 2 माइनस O2 माइनस, फिर होगा O2, फिर होगा O2 प्लस, इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। ठीक है, मिला लो इसको, टेक योर टाइम। क्लियर है? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ Cr2 प्लस Cr3 प्लस विच वन इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। बहुत अच्छा सवाल है। हम लोगों को क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखना पड़ेगा। क्रोमियम मतलब होता है 24, तो हम इसको लिखेंगे। ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक सेम रहेगा। ऑर्गन का 18 होता है, तो यहाँ पे 18 लिख लो। उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन जाता है से 3d एंड 4s। 4s में पहले जाएगा 4s2, तो 18 2 20। अब बचा 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालोगे। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है? आपको दिल के किसी कोने से आवाज मिलती है और आप इस बात को जानते हो कि नहीं, ये जवाब ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये बोलता है, और पेयरिंग एनर्जी की बात जब होती है कि डी ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड, तो वो अटेंड करना चाहता है वैसा कॉन्फ़िगरेशन। इसके पास पॉसिबिलिटी है। कैसे? इसको लिखा जा सकता है ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन 4s वाला इसमें जंप कर जाए तो इसके पास इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है, जिसके देखा जाए तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और यह कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए क्रोमियम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। यह भी सवाल आ सकता है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, तो इसको लिख लेना। अब तुमसे बोलेगा कि भाई क्रोमियम 2 प्लस बना लो। क्रोमियम 2 प्लस, क्रोमियम 2 प्लस का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्फ़िगरेशन 3d4। क्रोमियम 3 प्लस का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्फ़िगरेशन 3d3। ओके, वेल, अब देखो वाटर एक वीक लिगेंड है। वाटर जब क्रोमियम को आसपास में आएगा तो एक चिलेटिंग एजेंट की तरह जो वाटर है एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ओके, तो अब इसकी प्रॉपर्टी इस तरीके की होगी कि ये डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कॉज करता है। तुम्हें मालूम है कि डी ऑर्बिटल फर्दर स्प्लिट्स इनटू T2g और Eg। ठीक है, और अगर तुम देखो तो ये T2g कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है। यहां पे मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसका। ये बहुत स्टेबल होता है, जिसके चलते जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसका कॉम्प्लेक्स Cr3 प्लस का कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें जो स्प्लिटिंग होगा ऑर्बिटल्स का, तो T2g जो है हाफ फील्ड है। ठीक है, D3 का कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा एक्वस सॉल्यूशन में। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद आप ये लॉजिक दे सकते हो। इस तरीके से आंसर को फॉर्मुलेट, भाई कुछ तो लिखना पड़ेगा, और ये बनाओगे ना तो अट्रैक्टिव बन जाएगा तुम्हारा आंसर, बिलीव मी। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn2 प्लस एंड कमेंट ऑन इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, Zn2 प्लस, Zn2 प्लस बेटा लिख दो। पहले तो Zn का लिखना तुम, ठीक है, सबसे पहले तो तुम
Zn का लिखोगे, Zn देखो 30 होता है, 30 होता है एटॉमिक नंबर, तो Zn कैसा बनेगा? आर्गन, आर्गन 18 तक हुआ, 4s2 20, 3d 10, यह हो गया Zn, Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तुमको बोल रहा है कि Zn2 प्लस, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन भैया, तब हो गया ये Zn2 प्लस, अर्थात ये हो जाएगा 4s, वेल 4s2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, and what we are left with is 3d10। ठीक है, तो भैया ये फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी का। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख देना बगल में, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए नॉन मैग्नेटिक, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं शास्त्रों में? डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं उसको? डायामैग्नेटिक। सो दिस इज डायामैग्नेटिक। क्लियर हो रहा है? क्विक फायर राउंड है ये, लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, सो अपने कुर्सी की पेटी बांध लें और सतर्कता के साथ सब चीज को सुने, क्योंकि ये जो है ना मसाला तुमको देगा जब भी अब तुम्हारा एग्जाम होगा, इसमें से निश्चित गारंटीड इसमें से 10 क्वेश्चन लड़ेंगे, आएंगे ही आएंगे। मतलब 10 × 20 जो तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन होता है 10 क्वेश्चन सोल्व करने वाला, वो 100% इसमें आएंगे ही आएंगे। मतलब लिख लो, नोट कर लो, गांठ बांध लो, कहीं नहीं जाएगा इससे। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। व्हाट इज सिलेक्शन रूल? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। सिलेक्शन रूल क्या होता है? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखो। कहा हम देखते हैं? इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसे लिखना, सिलेक्शन रूल is a set of laws which dictate which molecules will show activity which molecules will show activity in a particular spectroscopic technique। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है, और ये कहता है कि हम लोगों ने कौन कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था। फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल जो होता है वह तुम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ब्रैकेट में लिख लेना IR, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, only molecules which have a permanent electric dipole can show IR एक्टिविटी। ठीक है, वही मॉलिक्यूल जिसके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वही तुम्हारा शो करता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यहां पर एग्जांपल क्या देता ना, जैसे कि कहना कि N2 जो है IR इनएक्टिव है क्योंकि इसके लिए म्यू इज 0, और HCl IR
एक्टिव है, क्यों? क्योंकि इसके लिए म्यू नॉन जीरो है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। चलो, a reaction has delta H less than 0 and delta S less than 0, delta S less than 0, at what temperature the forward reaction will proceed? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, और इसको तुम यूं ही तो नहीं लिख सकते हो, तुमको बनाना पड़ेगा। कैसे? हम लोग लिख लेंगे, वी नो दैट, ऐसे लिखेंगे, spontaneity of a reaction is guided by, इस लाइन को लिख लेना पहले, is guided by del G, and del G is equal to del H minus T del S. Del G is equal to del H minus T del S. Now when del G is negative, del G is negative, reaction is spontaneous, मतलब होगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए होने के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, सो फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन लिख देना यहाँ पे, डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो। ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए। भाई कब नेगेटिव होगा? कह रहा है कि डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच इज ऑलरेडी लेस देन जीरो। ठीक है, मतलब ये तो नेगेटिव हो गया। सो वी हैव अ नेगेटिव फैक्टर, जो भी वैल्यू होगा, लेट्स कॉल इट एच वैल्यू माइनस एच। डेल्टा एस इज आल्सो नेगेटिव, डेल्टा एस इज आल्सो नेगेटिव। देखो तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो दिस विल बी प्लस टी एस। अब तुमको इसको नेगेटिव रखना है, इसका मतलब है कि इसको माइनस एच, ये जो है, ये फैक्टर जो है, एच शुड बी मोर देन टी एस, तभी ये नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये कब होगा? जब ये फैक्टर जो टी मल्टीप्लाइड बाई एस, मतलब टेम्परेचर जो होगा कम होगा तब। अगर ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो टीएस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, प्रोसीड नहीं करेगा। इसी के लिए टेम्परेचर कंडीशन क्या होना चाहिए? वेरी गुड, गेस्ड राइट, लो टेम्परेचर। इतना लिखने के बाद कहोगे कि लो टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर this condition will hold and delta G will be negative and the reaction will proceed. क्लियर है? वेरी गुड। नहीं क्लियर होगा तो मेरी बात को दोबारा रिवाइंड करके सुनना, बातों में तुम्हें समझ में आने लगेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच नेगेटिव ऑलरेडी दिया हुआ है, डेल्टा एस भी नेगेटिव दिया हुआ है, तो डेल्टा एस नेगेटिव और ये नेगेटिव फैक्टर होकर पॉजिटिव हो जाता है वाला टर्म, और एच तो नेगेटिव है ही, तो इसको तुमको कम करना पड़ेगा एच से, तभी होगा ये नेगेटिव। कब होगा? लो टेम्परेचर पे। चलो, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिएक्शन टू बी इक्विलिब्रियम? भैया डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, पहला कंडीशन डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। दूसरा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और तीसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और rate in change of concentration of reactant and change in concentration of product should be zero. There should be no change in concentration of reactant and product. तीन कंडीशन हो जाएंगे इक्विलिब्रियम के लिए। डेल्टा जी शुड बी जीरो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लिख लेना बेटा बगल में, भूल जाओगे, इतने बड़े तिस्मार खान नहीं हो, मुझे पता है तुम लोग का औकात। सो दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बोलोगे हिंदी में बोल दो सर, तो अग्रमुखी और पश्चिमुखी, आगे बढ़ने वाले रिएक्शन और पीछे जाने वाले रिएक्शन, दोनों अगर रेट सेम हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम है।
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जीरो, मतलब कि समय के साथ उसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना हो, कंसंट्रेशन जीरो नहीं हो, चेंज इन कंसंट्रेशन जीरो। वेरी गुड। हाउ आर एग्जॉस्टेड आयन एक्सचेंज रेजिन्स, भैया इसको बताने की जरूरत नहीं, कल ही के क्लास में हम लोगों ने किया था, बाय यूजिंग NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, भाई बहुत इजी है, N2 N2 प्लस N2 माइनस। देखो N2 के साथ क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर वाला सिस्टम कुछ ऐसा फॉलो करता है, सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार। चूंकि ये छोटा है नाइट्रोजन, इसलिए सिग्मा और सिग्मा के बीच में रिपल्सन हो जाता था और यहाँ पे पाई आ जाता है, पाई 2px पाई 2py, और उसके बाद आता है सिग्मा 2pz, और उसके बाद आता है तुम्हारा इनफैक्ट आई डोंट नो, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार। यहां तक मैटर जाएगा ही नहीं मुझे जहां तक लगता है। सो पहले देखते हैं हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन 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 मतलब 7 7 14 14 इलेक्ट्रॉन बनना शुरू करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, कैलकुलेट करो बॉन्डिंग, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10, एंटी बॉन्डिंग कैलकुलेट करो, 2 2 4 4, 10 माइनस 4 6 बटे में 2 3, कितना है बेटा 3। दूसरा करते हैं अपन दूसरे कलर से, कौन सा कलर लेते हैं, ग्रीन लेते हैं, N2 प्लस N2 प्लस N2 प्लस बोले तो N2 प्लस बोले तो 7 7 14, और 14 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मतलब ये 13 है, कितना है 13। चलो 13 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, और यहां पे हो जाएगा 13, ठीक है। कैलकुलेट करो बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितना हो गया 10, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितना हो गया, कैलकुलेट करो, 2 और ओके 10 नहीं हुआ, इनफैक्ट तुम्हें बोलना चाहिए था यहाँ पे कि सर आप गलती कर रहे हो, ये 9 हो गया यार, 9 माइनस 12 4 डिवाइडेड बाई 2, 9 माइनस 4 5 5 डिवाइडेड बाई 2.5। चलो N2 माइनस देखते हैं अपन, दूसरा कलर लेते हैं, N2 माइनस N2 माइनस, एक माइनस अगर हो जाएगा N2 तो नाइट्रोजन मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है बाहर से, 7 7 14 14 प्लस 1 15 15 इलेक्ट्रॉन सजाना है हमें, चलो सजाते हैं। मैं इसी पे कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। चलो लेट्स सी, ओके सो नाउ वी आर यूजिंग 15 इलेक्ट्रॉन, सो लेट्स कैलकुलेट 2 2 4 6 8 10 12, और एक यहां चला जाएगा, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हो गए, फिर से 10, हाँ, और एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए 5, 2 2 4 और एक 5, 10 माइनस 5। अब तुम बोलोगे कि ये तो भैया पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप का हो गया, तो हाँ जी हाँ हो गया, सच्चाई यही है 2.5। अगला जो हमारे पास है वह है, ओके मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, हमारे पास अगला जो है वो है N2 2 माइनस N2 2 माइनस। वेल ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, 15 की जगह पे अब 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि 2 है माइनस चार्ज, तो अगला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा,
आ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, ये 10 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बढ़ गए, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो क्या ऑर्डर आया भाई बॉन्ड ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पे इसको सजाना है। इसका मतलब है कि जिसका जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो सजाते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, N2, N2। उसके बाद N2 प्लस और N2 माइनस, N2 प्लस और N2 माइनस दोनों इक्वल है, N2 प्लस और N2 माइनस दोनों का 2.5 आया है, इसलिए दोनों को मैं इक्वल लिखा हूं यहाँ पे, N2 प्लस और N2 माइनस। और नेक्स्ट है N2 2 माइनस, ये ऑर्डर होगा। ट्रांजिशन मेटल आयंस लाइक Cu प्लस एंड Ag प्लस आर कलरलेस। वाई, क्यों होते हैं भाई कलरलेस? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कॉपर और Ag प्लस का। कॉपर कितना होता है 29, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो इस तरह से होता है, ऑर्गन ऑफ कोर्स 18, 4s2 4s2 3d9। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट फुल फील्ड या हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए जो पॉसिबिलिटी है वो इस तरीके से हो जाता है 4s1 3d10। Ag प्लस में 4d10 होता है। कहने का मतलब है कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, अब तुम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो Cu प्लस, जब बना रहे हो तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नॉक ऑफ हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बचते हैं Cu प्लस का वो होता है Ar 3d10। ठीक है, 3d10 क्या पता चल रहा है इससे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सीधा लिखना है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंप्लाइज दैट नो dd ट्रांजिशन, नो dd ट्रांजिशन, कोई dd ट्रांजिशन नहीं होगा, इसलिए दिस इंप्लाइज दैट नो कलर। मेटल्स में खास कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, लस्टर होता है, इसलिए क्योंकि उसमें डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और डी इलेक्ट्रॉन्स में जंपिंग हो सकता है लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, और जब वो रिलैक्स करता है मतलब हाई एनर्जी से फिर लोअर एनर्जी में जाता है तो विजिबल रीजन में लाइट एमिट करता है, इसलिए उसका कलर जो होता है, और जो कलर वो एमिट करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपीयर होगा। ठीक है, ये कलर की फिलोसफी होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर डी इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा है, ऑलरेडी भरा हुआ है, तो कलर बनने का संभावना ही नहीं है। सो दिस इज हाउ यू विल राइट दिस आंसर। ओके, क्या लिखोगे कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो डीडी ट्रांजिशन इज हैपनिंग एंड डीडी ट्रांजिशन इज रिस्पांसिबल फॉर इंपार्टिंग कलर टू ट्रांजिशन मेटल। मैग्नीज, मैग्नीज जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बहुत तरह के रीजन, सातों रंग में मिलता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हर कलर में मिलता है मैग्नीज, इकलौता है। कारण क्या है कि वो डीडी ट्रांजिशन एक्सटेंसिवली शो करता है, और प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है वो बीच में, एक तो सबसे पहला कि डी सीरीज में सब बीच में होता है। ठीक है, तो हर तरह की पॉसिबिलिटी बनती है, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई द रिचनेस ऑफ कलर ऑफ मैग्नीज इज रिस्पांसिबल ड्यू टू दिस डीडी ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, which of Cr plus and Cu plus is expected to be colored। बेटा अभी तुरंत देखा ना, Cu plus is not colored, है ना, कलर्ड नहीं है। Cr plus
क्यों होगा, हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे फिर से। ऑर्गन ऑफ कोर्स 3d5 4s1 4s1 निकल जाएगा, ठीक है, Cr प्लस में। अब देखो 3d5 है, ये बहुत उम्दा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई। यहाँ पे T2G है और ऊपर में तुम्हारा Eg है। अगर देखो तो भाई इसके पास है ना बहुत तरीके के ट्रांजिशन हो सकता है, डीडी ट्रांजिशन हो सकता है। इसी के लिए ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ डीडी ट्रांजिशन लिख देना। इट इज कलर्ड, ओके। दिस इज हाउ यू विल अटेम्प्ट these questions. नेक्स्ट है 13C is NMR active but 12C is NMR is not. What is the reason? Again I am telling this is also coming under selection rule. Selection rule, NMR में क्या होता है सिलेक्शन रूल? NMR में सिलेक्शन रूल क्या होता है? लिखता है सिलेक्शन रूल उसमें क्या? ओनली those nucleus which have a net spin quantum number I to be non-zero आर NMR एक्टिव। वही मॉलिक्यूल NMR एक्टिव होगा जिसका स्पिन क्वांटम नंबर जो है I की वैल्यू नॉन जीरो हो। तो भैया 13C की I की वैल्यू जो होती है वो होती है हाफ, और 12C की I की वैल्यू जो होती है वो होती है जीरो, ठीक है। तो इसके चलते जो तुम्हारा 12C है वह NMR एक्टिव नहीं होता है, और 13C जो है NMR एक्टिव होता है, क्योंकि उसके स्पिन की वैल्यू जो होती है वो हाफ होती है, हाफ इंटीग्रल होता है, और ये इसका सिलेक्शन रूल है, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल में भी इस आंसर को डाल सकते हो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन व्हेन डेल्टा जी इज जीरो? डेल्टा जी इज जीरो, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। It means that rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, ठीक है, अगर डेल्टा जी जीरो है तो। Why is वर्क नॉट ए स्टेट फंक्शन? देखो भाई दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। वर्क के साथ क्या खास बात है कि वर्क डन इज इक्वल टू, लिख देना, एफ डी एक्स होता है या फिर पी एक्सटर्नल डीवी होता है, ठीक है। दोनों एक्सप्रेशन लिख देना और नीचे में लिख देना इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस under which change has occurred. और
It means that it does not depends upon initial and final state. Final state depends upon path taken. एग्जाम्पल, अब किस तरीके से तुम चेंज को कैरी कर रहे हो। एग्जाम्पल हो सकता है कि प्रोसेस एडियाबेटिक हो, रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, एडियाबेटिक है, फ्री एक्सपांशन है, वैक्यूम में कर रहे हो, उसके आधार पर डिफरेंट तुमको वर्क मिलेगा। ठीक है, वर्क के साथ अगर तुम देखो कि पॉइंट आई से, अगर मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, पॉइंट आई से पॉइंट एफ तक, फाइनल तक जाना है, तो एक पाथ ये पॉसिबल है, इसमें दूसरा वर्क डन होगा। एक पाथ ये है, इसमें दूसरा वर्क डन होगा। एक पाथ अगर ये है तो इसमें दूसरा वर्क होगा। इट मींस दैट दीज आर पाथ फंक्शंस, पाथ पे डिपेंडेंट है। दीज आर नॉट स्टेट फंक्शन, मतलब कि फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है। दैट्स व्हाई वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। मैं मैथमेटिकली इसको करना पसंद करता हूं, जहां पर मैं लिखता हूं कि m इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, और उसके बाद मैं उसको कन्वोल्यूट करता हूं कि इसका डिफरेंशियल इसके रेस्पेक्ट में इसको कांस्टेंट रख के, फिर इसका डिफरेंशियल इसके रेस्पेक्ट में इसको कांस्टेंट रख के दोबारा करते हैं, जब बराबर आता है तो कहते हैं कि पाथ फंक्शन है। लेकिन आप लोग के औकात को मद्देनजर रखते हुए और डाउट्स को मद्देनजर रखते हुए मैं थ्योरेटिकली इस बात को बता रहा हूं। ये भी आंसर उतना ही सही है, इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स पर मिलियन एंड क्लार्क डिग्री। चलो बेटा, पार्ट्स पर मिलियन जो होता है, मिलियन नहीं, पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 × 10⁶, यही तो होता है 1 मिलियन। 1 पार्ट इन मिलियन, लाखों में एक बोलते हो ना, वही लाखों में एक है पीपीएम। डिग्री क्लार्क का डेफिनेशन क्या बोलता है? बोलता है एक गैलन में, इन 1 गैलन, एग्जैक्टली इट्स अबाउट, check it. In 1 gallon, in 1 gallon, 1 grain, 1 grain of salt। डेफिनेशन क्या है डिग्री क्लार्क का? 1 गैलन में 1 ग्रेन सॉल्ट। अब 1 गैलन जो होता है ना बेटा, 1 गैलन जो होता है उसकी वैल्यू है 10 पाउंड, 10 पाउंड, और 1 ग्रेन की जो वैल्यू है ना वह है 1/7000 पाउंड। ठीक है, 1/7000 पाउंड, ये बाय डेफिनेशन है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। अब चलो मैं आगे इसको कर रहा हूं। सो नेसेसरली टेल्स दैट 1/7000 पाउंड ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट is dissolved in 10 pound of water। लिख सकते हो। So 1 pound of hardness causing salt is dissolved in 10 divided by 1 divided by 7000, which comes out to be 70,000 pound of water। or it can be written as
So necessarily this is 1 pound in 7,000. Okay, so you can write it as I don't know, it can be written as, say, I don't know, 1 by 10 to the power 6. ठीक है, 1 by 10 to the power 6 कर दो यहाँ पे, तो so it becomes 1 by 10 to the power 6, and in fact there is certain transformation that you have to do, or 1 part in 70, so it will become 1 by 10 to the power into 100 by 7. Okay, so we can write it this way. So 1 by 10 to the power 6 multiplied by 100 by 7. ओके, ऐसा लिख सकते हो इसको. नेसेसरली स्पीकिंग सेम चीज है. तुम अगर इसको इन्वॉल्व करो तो कैसे बोलोगे, 10 पावर 6, ये 4 कट जाएगा, यहाँ पे 4 आया ना, तो 1 पार्ट इन 70,000 पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं अब. ठीक है, तो इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो, और सिंपली ऐसे कर सकते हो, 1 पार्ट इज इन 70,000. इसको हमने ऐसे लिखा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. नेसेसरली स्पीकिंग मैंने क्या किया कि 1 बाई ये ले लिया, 1 बाई 7 कर दिया, और ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये इससे कटा और 70,000 बचा ना, तो इसी को मैंने इस तरीके से कर दिया. अब देखो बेटा, ये जो फैक्टर है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, ये पार्ट पर मिलियन है. सो दिस इज इक्वल टू 1 डिग्री क्लार्क, एंड दिस इज ppm बाय डेफिनेशन. लाखों में एक, यही तो है ना, देखो ना डेफिनेशन लिखा है 1 बाई ppm का, तो ये हो गया ppm. सो नेसेसरली स्पीकिंग व्हाट इज हैपनिंग, यू आर गेटिंग 1 डिग्री क्लार्क इज इक्वल टू 100 बाई 7 ppm. Okay, this is how you will convolute this relationship. चलो नेक्स्ट है, what is critical temperature of a gas. critical temperature क्या होता है, ये this is the maximum temperature at which a gas can be liquefied by lowering the pressure. ठीक है, it is the maximum temperature at which a gas can be liquefied by lowering the pressure. So liquefaction, other way around, liquefaction by lowering the pressure can only be achieved below this temperature. ठीक है, इस टेम्परेचर के नीचे में ही तुमको प्रेशर को बढ़ा के लिक्विफिकेशन कर सकते हो. above
this temperature, no matter how much pressure you apply, how much pressure you apply, liquefaction cannot be carried out. वह एक ऐसा टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसके नीचे ही उस टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। अगर उस टेम्परेचर से ज्यादा है गैस का टेम्परेचर, तो कितना भी तुम उसको प्रेशर अप्लाई करोगे लिक्विफाई नहीं हो सकता है। उस टेम्परेचर के नीचे है तब तुम प्रेशर को बढ़ा के उसको लिक्विफाई कर सकते हो। जैसे कि CO2 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कुछ 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है, ठीक है। मतलब 32 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर या उसके नीचे, तो उसको लिक्विफाई कर सकते हो। नाइट्रोजन -140 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड नाइट्रोजन बहुत अच्छा कूलेंट होता है। लिक्विड नाइट्रोजन का कंटेनर होता है, अगर तुम गलती से उसमें अपना हाथ डाल दोगे तो गॉड ब्लेस यू, मतलब तुम्हारा हाथ ब्रिटल हो जाएगा और उसके बाद तुम उसको हथौड़े से तोड़ोगे तो टूट जाएगा, मतलब बिखर जाएगा। तुम्हारा हाथ नहीं रह पाएगा, उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। लिक्विड नाइट्रोजन में कभी एक्सपेरिमेंट करना अगर हो सकता हो, पर वेरी केयरफुल, बॉडी पे लगने पे इट कैन गिव यू फ्रॉस्ट बाइट। तो इसलिए टेम्परेचर जो होता है लिक्विड नाइट्रोजन का बहुत कम होता है, -140 डिग्री सेल्सियस। अगर तुम उसको ओपन करते हो लिक्विड नाइट्रोजन के सिलेंडर को, तो धुआं हो जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग लिगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। तो बेटा इसमें तो सबसे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ CO का होता है, उसके बाद Cn- का होता है, उसके बाद NH3 का होता है ना। इसके लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है वो याद करना पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं कर सकता है इसको, मैंने लिखवाया था। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये SN2 रिएक्शन देगा, अर्थात CH3F या CH3X जो भी है ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, बैक साइड से अटैक करता है और ये रिलीज होता है। कंसर्टेड प्रोसेस होता है, मतलब एक ही साथ होता है। और इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी बोल रहा है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो विच एवर इज द बेटर लिविंग ग्रुप, विच एवर इज द बेटर लिविंग ग्रुप। तो कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप होगा भैया। देखो इन सारी चीजों में हमारे को जो ध्यान देने वाली बात है वह ये है कि सारे हैलोजेंस हैं, सो वी हैव टू लुक फॉर बेटर लिविंग ग्रुप। दूसरा चीज हमें देखना है कि ये कंसर्टेड प्रोसेस है, अर्थात कि कार्बन के साथ हैलोजन का बॉन्ड बना हुआ है, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और उसी समय ये बॉन्ड टूट रहा है। तो ये बॉन्ड जितना कमजोर होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। दूसरा फैक्टर जो हमें देखना है वह ये देखना है कि वी आर लुकिंग फॉर वीकर बॉन्ड्स, weaker bonds is equal to more reactivity। किसका इसमें, अब देखो हेलोजेंस में जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो तो साइज बढ़ते जाता है, तो बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ कम होते जाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड होगा वो CH3F का होगा और सबसे कमजोर जो होगा वो CH3I का होगा। इसी के लिए जो ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी का, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव तुम्हारा जो हो जाएगा CH3I,
क्योंकि सबसे कमजोर बॉन्ड है। उसके बाद CH3Br, उससे थोड़ा मजबूत है। उसके बाद CH3Cl, और सबसे मजबूत है CH3F। इस तरह का ऑर्डर फॉलो करेगा रिएक्टिविटी का, ठीक है। चलिए, स्टेट डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल, ये कहता क्या है कि मैटर कैन आल्सो एग्जिबिट वेव नेचर, और उन्होंने द वेवलेंथ कंसर्टेड आंसर लिखवा रहा हूं, काफी है ये। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मैटर इज गिवन बाय de Broglie relationship. And what is that relationship? It is lambda is equal to h by mv, ठीक है। गुड। व्हाट इज एन ऑर्बिटल? ऑर्बिटल के बारे में लिखो। ऑर्बिटल is a three-dimensional region where there is maximum probability of finding an electron. ठीक है, एक थ्री डायमेंशनल रीजन होता है जहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की होती है, ठीक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम नंबर, लेट से एल की वैल्यू डाल देना और इसके ऑर्बिटल्स बना देना। जैसे एल इज इक्वल टू 0 तो एस ऑर्बिटल होगा, 1 होगा तो पी ऑर्बिटल होगा, 2 होगा तो डी ऑर्बिटल होगा, सिमिलरली, ठीक है। सो एक लाइन और भी लिख सकते हो। So it is like a 3D contour map of इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखना चाहिए, ज्यादा सही होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। So necessarily this is a three dimensional contour map of electron probability density, ठीक है। काफी सही है, काफी consistent है ये आंसर, it will help you. Okay, next question, BF3 और CLF3 भाई कर चुके हैं हम लोग, BF3 और CLF3 फिर से करेंगे वही हिसाब से। बोरोन 3 होता है भाई, बैलेंस 3 होता है, सराउंडिंग एटम 3 3 3 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 3। इसका मतलब है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है ट्राइगोनल, मतलब B जो है सेंटर में है और यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। इसका मतलब है कि इसका शेप क्या हो गया, इसको बोलते हैं बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। और CLF3 का हम लोगों ने ऑलरेडी कर ही लिया हुआ है, कैसे 7 बैलेंस होता है, सराउंडिंग 3 है, 7 3 10 डिवाइडेड बाय 2 5। इसका मतलब है कि sp3d है। इसका मतलब है कि क्लोरीन सेंटर में है, एक फ्लोरीन यहाँ है, एक फ्लोरीन ऊपर में है, एक फ्लोरीन नीचे में है। इसको कौन सा शेप बोलते हैं, टी शेप, ठीक है। चलो
आउट ऑफ NH3 PH3 AH3 SbH3 which possesses largest bond angle give region। चलो भाई बनाते हैं इसको। देखो सब जो होगा वो इस तरीके का होगा। सिमिलरली सब एक ही फैमिली का है। ग्रुप बिल्कुल सही 15 ग्रुप 15 का है। अब देखो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैं ब्लू से बनाता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, है कि नहीं है? तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी? बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखने की। PH3 अब धीरे धीरे ये कम होता जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन की तरफ चलता जाएगा। सिमिलरली इसमें भी, और सबसे ज्यादा दूरी हो जाएगा इसमें। मैं एक बात बता रहा हूं, चलो ठीक है। नाइट्रोजन के पास सबसे ज्यादा है, इसी के लिए जो ये बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है ना, लिख देना यहां पे मैक्सिमम बॉन्ड पेयर रिपल्सन, जिसके चलते ये फैल जाता है। इसकी जो डिग्री होती है ना बेटा, वह 105 डिग्री के आसपास में होती है। मैं ऊपर में लिख रहा हूं 105 डिग्री के आसपास में होती है ये। और उसके बाद ये ग्रेजुअली चूंकि रिपल्सन कमते जाता है तो ये कंप्रेस होते जाएगा और कंप्रेस होते जाता है। इसका जो एंगल होता है वो कुछ आई डोंट नो, शायद 101 के आसपास में होता है, और ये और थोड़ा कम होता है, ये 91 होता है। तो लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल जो होगा ऐसे इसका होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। समझ में आ गया रीजन? बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहता है कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा NH3 में होगा। क्यों होगा? क्योंकि नाइट्रोजन की कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करके रखने की, तो नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन का। सिमिलरली यहाँ पर भी, तो ये आपस में ज्यादा क्लोज हो जाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, रिपेल करेंगे। इसके चलते रेगुलर जो एंगल होता है वो 109 डिग्री होता, लेकिन फिर इसका लोन पेयर है ऊपर में, इसके चलते थोड़ा और कंप्रेस हो जाता है। तो ओवरऑल इस लोन पेयर को नहीं फैक्टर करना है, यहाँ पे बताना है कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए इसका एंगल 105 होगा और बाकी धीरे धीरे कमते जाएगा। ठीक है। आउट ऑफ Cr2 प्लस Cr3 प्लस विच वन इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन? कौन होता है? हम लोगों ने करके देखा है, ये वाला होगा स्टेबल ऑलरेडी। क्यों होगा? जी हाँ, सेम रीजन। देखो क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1। Cr2 प्लस का मतलब है 3d4, Cr3 प्लस का मतलब है 3d3। तो भैया ये D3 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब है T2G हाफ फील्ड है। देखो T2G हाफ फील्ड है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। ठीक है। और स्टेबिलिटी के चलते क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन में भी ये ज्यादा स्टेबल होगा। Cu plus is colorless but Cu2 plus is colored. Why? Of course, हम लोग देखते हैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से। आर्गन 3d10 4s1 18 19 29। ठीक है, कॉपर का ये होता है। चलो कॉपर प्लस का 3d10 नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लिख दो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नो dd ट्रांजिशन, नो dd ट्रांजिशन मतलब बेटा नो कलर। नेक्स्ट Cu2 प्लस, देखो ऑर्गन हुआ 3d9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हिर के है, इसका मतलब है implies that dd transition will happen इसका मतलब है कि ये कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो व्हाट इज सिलेक्शन रूल हो चुका है। A gas expands against vacuum. What is the work done? देखो बेटा, work done is equal to P external into dB होता है। वैक्यूम की जब बात होती है तो वैक्यूम में P external जीरो होता है। वैक्यूम मतलब प्रेशर नहीं है। जैसे ही ये जीरो होता है इसका मतलब है कि वर्क डन भी जीरो होता है। वर्क डन इज जीरो। व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिएक्शन टू बी इक्विलिब्रियम? भैया लिखवा चुका हूं, फिर से बताता हूं। डेल्टा जी जीरो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है, ये तीन कंडीशन है बेटा। द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन बॉयलर फीड वाटर इज अवॉइडेड। वाई? देखो CO2 वाटर के साथ जब डिजोल्व हो जाता है तो बनाता है H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड की प्रॉपर्टी क्या है कि ये कोरोसिव होता है। ठीक है, पहला रीजन। दूसरा, CO2 allows precipitation of calcium carbonate, so this forms a scale। अच्छा नहीं है, तो ये दो तीन रीजन है कि जिससे CO2 को तुम वाटर बॉयलर में नहीं चाहते हो। अरेंज द कोवेलेंट बॉन्ड CF CB और CCl इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। बेटा अभी थोड़ा देर पहले किया था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगा बॉन्ड CF का, उसके बाद CCl का, उसके बाद CBr का, उसके बाद CI का। अरे भैया वेश बदल के आया ये क्वेश्चन, याद करो। CH3I की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। देखो वेल ये है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। और ये जो है स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। नेचुरली जिस स्ट्रेंथ कम होगा, और ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ और रिएक्टिविटी आपस में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? स्ट्रेंथ अगर बॉन्ड का ज्यादा होगा तो कम रिएक्टिव होगा, और स्ट्रेंथ अगर कम होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो सेम थिंग हम लोगों ने किया है इसको ऑलरेडी। ओके, दिस इज आल्सो डन वेल, दिस इज रिपीट। सो होपफुली यू एंजॉयड दिस क्लास। ठीक है, इसको कर जाओ, इसमें से क्वेश्चन 100% आना है बेटा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।